हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारी रिवीजन सीरीज 4.0 की क्लास नंबर 8 है। आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली यूनिट यानी आईसीटी के हम केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन जो टॉपिक हैं जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, हम इन्हीं टॉपिक्स को आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो गाइस ये जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि इससे पहले हम 7 क्लासें ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड, आप देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी हमने डिस्कस कर लिया। इनफैक्ट हमने डेटा इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस कर लिया है। तो ये जो 7 क्लास हैं ऑलरेडी हम ले चुके हैं। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। गाइज ये जो प्लेलिस्ट है आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर हम केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, मेक श्योर आप इसको स्टार्टिंग से फॉलो करें, कंप्लीट सीरीज को फॉलो करें स्टार्टिंग से। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको फ्री में क्विज वगैरह करवाता रहता हूँ, जिससे प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। इसके अलावा क्लासेस की जो लिंक होते हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों ही जगह शेयर करते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी। तो इन सभी की जो ज्वाइनिंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। गाइज इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंड करवा दूं कि हमने आप सभी के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन की कोर्सेज स्टार्ट किए थे। तो पेपर 1 का शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स अवेलेबल है ओनली 999 में, जो कि एग्जाम तक चलेगा, आपका एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा एक 1 मंथ वाला कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप चाहे इसमें इनरोल कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज को डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि कंप्लीट कंटेंट आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर लें। कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट सिलेबस आपको क्रिस्प वे में टू द पॉइंट यहाँ से कवर करवाया जाएगा। तो आप इसमें अभी भी इनरोल कर सकते हैं, अभी भी मौका है आप सभी के पास। गाइस पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस भी पढ़ाते हैं, तो आप चाहे तो कॉम्बो कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। दिसंबर 2026 के लिए हमने 6 मंथ की कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो अगर आप 6 मंथ में इनरोल करते हैं तो अभी जून एग्जाम के लिए और दिसंबर एग्जाम के लिए दोनों की ही तैयारी आपकी एक सिंगल कोर्स से हो जाएगी। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो इसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अभी गाइस रिसेंट एग्जाम में एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन बने हैं, तो आप एमएस एक्सेल के ऊपर मैं अलग से क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। छोटी सी क्लास है, 15-20 मिनट की क्लास होगी, तो आप इस क्लास को देख लीजिए। लास्ट सेशन में मैंने ये क्लास ली थी, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो आप इस क्लास को जरूर देख लें, इस क्लास को देखने के बाद, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएं। गाइस देखिए, सबसे पहले तो आईसीटी में हम इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन कवर करने वाले हैं, बिकॉज एग्जाम में एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और यहाँ पर मैंने उन एब्रीवेशन को ही डाला है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, और एग्जाम में जो ट्रेंडिंग वाली चीजें उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। आप चैट जीपीटी का पहला वर्जन कब आया था, फर्स्ट वर्जन कब आया था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि चैट जीपीटी की शुरुआत कब हुई थी, कौन से ईयर में इसकी शुरुआत हुई है। ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन। जेपीईजी जो कि एक फोटो होती है, फोटो का फॉर्मेट होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। पीएनजी का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये भी आपकी फोटो का ही एक फॉर्मेट है। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी को याद है। कुछ फुल फॉर्म तो ऐसी होती है कि आपको काफी पहले से याद होंगी, और जबकि कुछ फुल फॉर्म आपको अभी याद कर लेनी, ताकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फाइल सिस्टम बेस्ड टर्मिनोलॉजी का देख लेते हैं हम लोग। केबी एमबी में आप कन्वर्जन आप लोग जानते होंगे, केबी और एमबी में कैसे कन्वर्जन होता है। देखो, एक केबी को एमबी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1024 से डिवाइड करना पड़ता है। केबी वाली यूनिट को एमबी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गिवन नंबर को 1024 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 4096 केबी लिखा हुआ है, इसको पूछा जाए कितने एमबी बनेंगे इसमें, तो करना क्या है, आपको सिंपली इसको 1024 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 एमबी बनेंगे। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। सिंपली आपको इस वाले टर्म को याद रखना है, इस वाले नंबर को याद रखना है। अगर एमबी को केबी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना पड़ेगा, 1024 से मल्टीप्लाई कर देनी है, नंबर वही है, बस मल्टीप्लाई कर देनी। जैसे 2024 केबी कितने एमबी के इक्विवेलेंट होगा, इस तरीके से। तो जैसे 2 एमबी है,
2 MB का पूछा जाए कि 2 MB कितने KB का के इक्विवेलेंट होगा, तो क्या करना है 1024 से मल्टीप्लाई कर देनी है 2 में, जो कि आपका MB वाला नंबर है, तो 2048 KB निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप KB MB में कन्वर्जन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि सर बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में, आगे बात करेंगे, देखते रहो वीडियो। URL जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। HTTP भी आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DNS डोमेन नेम सिस्टम, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब देखो गाइस, ये हम लोग बहुत यूज करते हैं आज के टाइम पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बट इसकी फुल फॉर्म और जिसकी शॉर्ट फॉर्म है 2FA के नाम से जाना जाता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो इसको याद रखिए। 3G मतलब होता है थर्ड जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 2G मतलब सेकंड जनरेशन। ये तो जनरेशन है, जनरेशन वाइज इसमें इनोवेशन होते हैं, फिर आगे की जनरेशन आ जाती है। आप इसमें AD अगर आ जाए तो ये क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल। AI का फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एमोलेड ये काफी ट्रेंड में है क्योंकि ये आज के टाइम पे चल रही है। सो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड। पहले LCD हुआ करती थी, पहले LED हुआ करती थी, LCD फिर LED, फिर उसके बाद आ गई अब एमोलेड डिस्प्ले, है ना। तो आजकल आपके मोबाइल फोन में भी एमोलेड डिस्प्ले आती है, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। मोबाइल फोन में भी आजकल इसी डिस्प्ले का यूज किया जा रहा है, जो महंगे मोबाइल आ रहे हैं। AMP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब APK जो होती है, आप सभी को पता है कि जो एक एंड्रॉइड ऐप होती है उसकी जो फाइल होती है वो .AP के नाम से जाना जाता है। तो AP की जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज या फिर एंड्रॉइड पैकेज किट। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, ये भी काफी ट्रेंडिंग में है क्योंकि इस टाइम पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। APN की फुल फॉर्म होती है एक्सेस पॉइंट नेम। AV दैट इज ऑडियो विजुअल। AVG एंटीवायरस गार्ड। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव। AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसका हम लोग मेल में यूज करते हैं, ईमेल में यूज होता है इसका। BCD दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। BIOS इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट में। इसके अलावा BT का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देखो जो मैंने रेड में कर रखे हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको रेड में कर रखा है, तो इनको याद कर लीजिए आप लोग। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैप्चा की फुल फॉर्म, इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये भी ट्रेंड में है आजकल। हम लोग कैप्चा फिल करते हैं वेबसाइट पे, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। मतलब कंप्यूटर को बताना कि ह्यूमन अलग है, और मतलब पहचानना, कंप्यूटर की रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ह्यूमन ही कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी चीज एक्सेस कर रहे हैं वो। CBT जिसका आपका एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोल सकते हो, ट्रेनिंग बोल सकते हो। CC दैट इज कार्बन कॉपी, इसका भी हम लोग ईमेल में यूज करते हैं। CD दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे ये फुल फॉर्म देख लेते हैं। CD-ROM दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये भी एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। FDD दैट इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GB मतलब होता है गीगाबाइट। GHZ अगर है तो वो गीगा हर्ट्ज हो जाएगा उसकी फुल फॉर्म। GIF इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GPS भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और आजकल आपने देखा होगा कि गूगल GPS का यूज करते हुए कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। तो GPS की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HD हाई डेफिनेशन। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HDMI ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP अगर आगे S लगा दिया तो फुल फॉर्म वही होगी, बस आगे सिक्योर लग जाएगा। IO का हो जाएगा इनपुट आउटपुट। IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई होप हो गए हैं, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। हो गए क्या? हाँ, अभी और थोड़े से बचे हैं। IP4 जो होता है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 हो जाएगा। IPv6 ये हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब इससे रिलेटेड भी यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ब्रीफली। दोनों ही इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं
और IP4 पहले यूज हुआ करता था, मतलब पहले जमाने से यूज होता हुआ आ रहा है, और ये अभी रिसेंट में यूज ज़्यादा पॉपुलर हुआ है यूज होना। ये 1981 में डिप्लॉय किया गया था, जैसे कि आप देख सकते हो, और ये किया गया था डिप्लॉय 1998 में। तो IP6 जो है वो अभी एज कम्पेयर IP4 रिसेंटली IP6 यूज किया जाने लगा है। 32 बिट IP एड्रेस होते हैं इसमें, मतलब जो इसका साइज होता है, इसका 128 बिट IP एड्रेस का साइज होता है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब कितने लोगों को असाइन किया जा सकता है आईपी एड्रेस, वो यहाँ पे देखते हो 4.3 बिलियन एड्रेसेस असाइन किए, मतलब बनाए जा सकते हैं नंबर्स का यूज करते हुए। और यहाँ पर 340 ट्रिलियन 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 एड्रेस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर यूज किया जाता है। अब जो बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसके अंदर न्यूमेरिक डॉट डाल करके नंबर, मतलब यहाँ पर 4 नंबर होते हैं और ये डॉट से सेपरेट किए जाते हैं। 4 नंबर होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जबकि और इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर्स भी हैं और यहाँ पर अल्फाबेट भी हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये नंबर्स है ना, IP4 में क्या होता है, जो नंबर यहाँ पर आपको मेंशन है 4 नंबर जो लिखे हुए हैं, इसमें एक कोई नंबर 0 से 255 के बीच में हो सकता है। ये इसकी लिमिट होती है, मतलब यहाँ पर एक कोई नंबर 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम नंबर 255 हो सकता है, कोई नंबर 256 आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है पहले भी एग्जाम में और दोबारा पूछा जा सकता है। प्रीफिक्स नोटेशन होती है, 4 नंबर होते हैं, डिवाइड बाय 24 इस तरीके से स्लैश करके प्रीफिक्स नोटेशन होती है। इसके पहले नंबर्स होते हैं, फिर इसमें 48 हो जाएगा। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होता है, जबकि यहाँ पर सपोर्ट्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कुछ इसके बेसिक से हैं डिफरेंस। वैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पीड से पढ़ा रहा हूँ और ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि रिवीजन पर्पज से है ये, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि जब मैंने क्लास ली थी अपने क्रैश कोर्स के अंदर, वहाँ पर मैंने काफी डिटेल में दोनों को बताया था, विद एग्जाम्पल दे करके बार बार समझाया था। तो क्लास में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर से करवा रहा हूँ रिवीजन के पर्पज से। बस आपको बताना है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए रिवीजन के पर्पज से हम कर रहे हैं यहाँ पर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, LCD दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मैंने जैसे कि कहा था ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। LED भी है, लाइट एमिटिंग डियोड, ये भी इंपॉर्टेंट है। LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, याद है LTE और वॉल्टी हम लोगों ने यूज किया है काफी अपने मोबाइल फोन में, है ना। तो जिसका LTE है, ये है क्या, ये क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। अब आगे VO क्या है, इसकी बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके। वॉइस ओवर, इसकी VO का मतलब होता है वॉइस ओवर LTE, और LTE की फुल फॉर्म क्या होती है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। हम लोग अपने मोबाइल फोन में देखिए, अपने मोबाइल फोन में, आपके मोबाइल फोन में लिखा होता है ना इस तरीके से वॉल्टी, इस तरीके से चेक करिए, किसी के फोन में LTE लिखा होता है, किसी के फोन में वोल्टी लिखा होता है। तो ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है और आपको उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये नेटवर्क का ही एक पार्ट है। MB दैट इज मेगाबाइट, MBPS मेगाबाइट पर सेकंड, MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखो जो रेड में है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मोबो, अगर मोबो है तो इसका मतलब है वो मदरबोर्ड की बात की जा रही है। MO का मो ले लिया, बोर्ड का बो ले लिया, मोबो हो गया। MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। OLED, OLED दैट इज ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड। PAN दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। कुछ फुल फॉर्म और बची हैं, फिर आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। PDF की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर IP है ओनली तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाएगा, है ना। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग। USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाईफाई की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, याद रखिए इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके वाई से वाई ले लिया, फाई से फाई ले लिया, वाईफाई बन गया, है ना। तो इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म बनी है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है आपको। WLAN दैट इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और जिप फाइल, जिसको हम लोग PDF सॉरी किसी फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जैसे आप लोग अपनी पैंट की जिप लगा लेते हो, जिप का मतलब क्या होता है, मतलब उसको पैक कर दिया आपने, बंद कर दिया, है ना। तो ये बस वही है, इसको एग्जैक्ट फुल फॉर्म नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हो। इट इज एन आर्चिव फाइल फॉर्मेट दैट कंप्रेस फाइल, इसका काम है फाइल को कंप्रेस कर देना इनटू अ सिंगल लोकेशन। देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ 4G, बट द इनफॉर्मल मीनिंग इज मूव एट हाई स्पीड। इसकी इनफॉर्मल मीनिंग है ये कि ये हाई स्पीड से मूव हो जाती है, क्योंकि जिप होकर के इसका साइज कम हो जाता है।
अब देखो गाइस, आपको अगर आपको जानना है कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में नंबर कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का लिंक तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको, नहीं तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिए। क्या सर्च करना है यूट्यूब पे? आपको सिंपली लिखना है यूट्यूब पे यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिख देना बाइनरी। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। ये हार्डली आई थिंक 15-20 मिनट की वीडियो है, छोटी सी वीडियो है। इसको देखने के बाद आपका ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने बिल्कुल बच्चों के जैसे A to Z आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से ये वाला टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस फॉर इंटरेक्शन विद द हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर और एक यूजर के बीच में एक चीज होगी जो कि हार्डवेयर का कनेक्शन यूजर को दिखाएगी। इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज है, तो आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर जो होता है, जैसे जो भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इसमें जब हम विंडो डालते हैं तभी तो हम उसका यूजर इंटरफेस देख पाते हैं ना। जैसे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन इस तरीके से मूव कर पा रहा हूँ। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर विंडो पड़ी हुई है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। तो एक इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस होता है, जो कि हमारी हेल्प करता है एक हार्डवेयर को और एक यूजर को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है ना। तो ये है। अब इसमें इसके एग्जांपल अगर पूछे जाए एग्जाम में कि क्या क्या एग्जांपल होते हैं इसके, तो इसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बहुत पहले से हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। फिर इसका एप्पल का iOS हो गया, यूनिक्स हो गया, उबुंटू हो गया, ब्लैकबेरी ओएस हो गया। क्रोम का आज के टाइम पे तो क्रोम, गूगल क्रोम का भी ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये आप बोलोगे सही, तो ये तो वेब ब्राउजर है। तो हाँ, क्रोम वेब ब्राउजर भी है और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अब ये वो वाला क्रोम नहीं है, ऑपरेट जो क्रोम ओएस है ये वो वाला ओएस नहीं, क्रोम नहीं है जो आपके मोबाइल फोन में जिसमें आप लोग इंटरनेट चलाते हो, ये वो वाला नहीं है। जैसे लैपटॉप आते हैं ना, लेनोवो के लैपटॉप आते हैं, एचपी के लैपटॉप आते हैं, और इसके एप्पल के लैपटॉप, मैकबुक आती है ना, इसकी मैकबुक आती है ना। ऐसे ही क्रोम ओएस, क्रोम के भी आपको पता है, क्रोम की भी बुक आती है, मतलब क्रोम ओएस बुक करके आती है ना। वो भी क्या है? वो भी आपकी एक लैपटॉप का ही प्रकार है, तो उसके अंदर क्रोम ओएस पड़ा होता है। तो आज के टाइम पे ये भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बन गया है, लिनक्स, फेडोरा, एंड्रॉइड एंड मैक ओएस। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि अगर ओनली क्रोम लिखा हुआ है, ओनली क्रोम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वेब ब्राउजर की बात की जा रही है। और अगर आगे क्रोम ओएस लिखा हुआ है तो ही ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाएगा। याद रखिए इस चीज को। अगर एग्जाम में क्रोम ओएस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। और अगर ये वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ क्रोम लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिर्फ वेब ब्राउजर की बात हो रही है जिसमें आप इंटरनेट को ब्राउज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन यानी कि जो एक ऐप होती है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फोन में एडिटिंग, इमेज, फोटो ले पाते हो, गेमिंग खेल पाते हो, अपने मोबाइल में कैलेंडर चला पाते हो, कोई भी हम छोटे मोटे वर्क करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जो अपने मोबाइल फोन में पड़ा होता है, उसको हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर के थ्रू हम लोग इंटरनेट ब्राउज कर पाते हैं। कोई चीज है जिसको आपको वेबसाइट के थ्रू कुछ भी एक्सेस करना है, तो क्या करना है आपको? सिंपली क्या करेंगे हम लोग? एक ब्राउजर का यूज करते हुए हम लोग इजीली ब्राउज कर पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। अब इसके अंदर जो एग्जांपल गिवन है इसको समझ लीजिए। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो गूगल क्रोम। अब देखो, जो गूगल क्रोम लिखा हुआ है ये एक ब्राउजर है, और अगर क्रोम ओएस लिखा होगा तो फिर वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाएगा। दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी, है ना। तो ये गूगल क्रोम है आपका। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, एप्पल सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया। ये कुछ पॉपुलर, कुछ फेमस वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है। गाइस देखिए, ये आपका एक आईसीटी का क्वेश्चन था, और यहाँ से इस तरह के कोई जो क्वेश्चन है अभी रिसेंटली काफी पूछे गए एग्जाम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ आइडेंटिफाई करो। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो गाइस देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस ये होता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपका कंप्लीट जो सिस्टम है, यानी कि जो आपका लैपटॉप, जो कंप्यूटर है, उसके ऊपर ही रन कर रहा होता है। जैसे विंडोज हो गया, विंडोज क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब पूरा सिस्टम उसके ऊपर रन कर रहा है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि एक सिंगल काम के लिए बना है। जैसे वर्ड फाइल हो गई आपका, पीपीटी जब आप जहाँ पे बनाते हो, या आप गेम खेल रहे हो, एक पर्टिकुलर काम के लिए अगर कोई बनाया गया सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या है? वो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे कि आप अपने मोबाइल में भी आप लोग एप्लीकेशन जो है बहुत सारी इंस्टॉल करते हो ना, फोटोज खींच क्लिक करने के लिए। जैसे कैमरा का क्या है? एप्लीकेशन है जो फोटो क्लिक करता है, तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और जो आपका एंड्रॉइड है वो क्या कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा, क्योंकि उसका ऊपर पूरा सिस्टम ही रन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट क्या होती है? एमएस एक्सेल जो शीट होती है, तो वो क्या है? स्प्रेडशीट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है, ये हो जाएगा इसका। वर्ड प्रोसेसर भी है, जो वर्ड फाइल होती है, एमएस वर्ड जो आप यूज करते हो, वो भी क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बी हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों होने चाहिए।
और हमने देखा कि इस वाले ऑप्शन में ए और बी नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता, ए और बी यहाँ भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बी है, केवल ए नहीं है। इसमें ए है तो बी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। गाइस इस तरीके से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब अगर आपको दो चीजों के बारे में भी नॉलेज है, बाकी चीजों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो भी आप बिल्कुल सही आंसर लगा के आ सकते हो, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। हमें पता लग गया कि ए और बी तो कंफर्म है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट में ए तो है बट बी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें बी है तो ए नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें ए है तो बी नहीं है, इसमें ये भी नहीं हो सकता है, मतलब इसमें ए भी दोनों है इस ऑप्शन में, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये है डेटाबेस भी जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये नहीं हो सकता, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कैसे हो सकता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कंपाइलर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो इस तरीके से भी आप आंसर लगा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, दो के बारे में पता है, तो भी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए आंसर इजीली लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं फायरवॉल की, क्योंकि एग्जाम में आपके फायरवॉल से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन चुका है। तो फायरवॉल समझ लेते हैं क्या होता है फायरवॉल। फायरवॉल एक तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि आपके कंप्यूटर को बाकी दुनिया का जो इंटरनेट है इससे होने वाले नुकसान से बचाता है। जैसे कि आप अपनी इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, इट इज ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए ये फायरवॉल काम करता है। और यहाँ पर ये जो फायरवॉल है, अगर यहाँ पर हमने सेटिंग कर रखी है कुछ इस तरीके की कि अगर कोई कोई बैड नेटवर्क आएगा, डिनाइड ट्रैफिक, आप देख सकते हो जो रेड लाइन वाला है ना वो डिनाइड ट्रैफिक है। जैसे यहाँ से इंटरनेट से कोई हमें गलत तरीके से लिंक दे या कोई गलत ट्रैफिक भेजे, तो वो फायरवॉल को क्रॉस करके हमारे कंप्यूटर तक पहुंचेगा ही नहीं, ये फायरवॉल यहीं से वापस कर देगा। और जबकि कोई सिंपल और अलाउड जो ट्रैफिक होगा वो सिंपल तरीके से आ जाएगा फायरवॉल को क्रॉस करते हुए हमारे कंप्यूटर तक। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं, इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। मतलब एक तरीके से हमारे लिए एक शील्ड का काम करता है, जिससे हमें वायरस, मेलवेयर, इस तरीके के जो खतरे होते हैं उससे बचाने का काम करता है। तो सभी के लैपटॉप कंप्यूटर में एक फायरवॉल होता है जो कि हमारी हेल्प करता है इन सब चीजों से। इसके अलावा इंटरनेट, इंट्रानेट से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इंट्रानेट क्या होता है? दिस इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेट क्रिएट्स कनेक्शन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे एक एक बिल्डिंग के 4 फ्लोर है, तो चारों फ्लोर के कंप्यूटर को अगर आपस में जोड़ दिया गया कनेक्शन से, तो वो इंट्रानेट कहलाएगा। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है? जब हमारे इन बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर्स के कंप्यूटर से जोड़ दिया गया, तो फिर वो आपका एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। और इंटरनेट क्या होता है? सब कुछ ही, टोटल सब कुछ, मतलब पूरी ऑल ओवर दुनिया, वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए ओवर द इंटरनेट, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेट कहलाएगा। तो सबसे छोटा नेटवर्क होता है इंट्रानेट, जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर आता है एक्स्ट्रानेट, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर, कस्टमर एक्सेट्रा, वो लोग इसमें जुड़ जाते हैं। और इंटरनेट हो जाएगा एक कंप्लीट सबसे बड़े लेवल का इंटरनेट, इंटरनेट ही माना जाता है, क्योंकि इसके बियॉन्ड फिर कुछ भी नहीं है, जहाँ पे आप कंप्लीट पूरी दुनिया के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो ओवर द यूजिंग इंटरनेट। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया था गाइस, अभी रिसेंटली लास्ट सेशन में। वैसे इस क्वेश्चन को बाद में ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि इसका आंसर जो है वो गलत तरीके से यहाँ पर लिखा गया था, इस वजह से। बट क्वेश्चन हमें पढ़ना है, समझना है कि क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर कवरेज। कवरेज के हिसाब से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। तो गाइस देखो, पैन जो होता है आपका प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। तो नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले छोटा आएगा प्राइवेट एरिया नेटवर्क। मतलब सबसे छोटा क्या होता है? प्राइवेट, आप अपना काम करते हो प्राइवेट तरीके से, प्राइवेट जो आपका सिस्टम होता है, जैसे वाईफाई हो गया आपका, ब्लूटूथ हो गया, तो प्राइवेट एरिया नेटवर्क नेटवर्क मतलब घर घर के अंदर उसकी कवरेज रहती है, घर के अंदर आपका काम आराम से चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि केवल इस ऑप्शन में ए से स्टार्टिंग नहीं है, इस वाले ऑप्शन में ए से स्टार्टिंग नहीं है, मतलब सेकंड थर्ड में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद प्राइवेट के बाद क्या आएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, तो डी आना चाहिए। तो ए और डी यही वाला ऑप्शन है, बाकी कहीं पर ए डी नहीं दिख रहा है, मतलब थर्ड आंसर ही लगा के आपको आना है। लेकिन यहाँ पर लैन के बाद जो है आपका आएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नेटवर्क फिर आएगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी पूरे ग्लोबल लेवल पे सी वाला। तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा, बट यहाँ पर एनटीए ने पहले सी दे दिया फिर बी दे दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को बाद में ड्रॉप कर दिया गया था। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिखी भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, इस वजह से इसका ए डी बी सी इस तरीके से हो जाएगा, जहाँ पे जो कि इस वाले आप देख पा रहे सीक्वेंस में लगा भी है। तो ये है। बाकी अगर यहाँ पर बी पहले होता, सी बाद में होता, तो फिर थर्ड ऑप्शन ही होता राइट आंसर। बट एनीवे ये क्वेश्चन जो है बाद में ड्रॉप हो गया था, बट हमें तो क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन का तरीका देना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आ गया है।
है ना। इसके अलावा आप देखिए ईमेल की कुछ फैक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। ये इन्वेंट किया गया था 1971 में बाय रे टॉमिल्सन। रे वर्कड एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर फॉर a research design company. He invented a messaging system for easy internal company communication. याद रखिए स्टार्टिंग में ये कंपनी के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। His mailing system worked across the ARPANET, एक फोररनर टू द इंटरनेट वी नाउ। जो कि इंटरनेट अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इस इंटरनेट से पहले ARPANET हुआ करता था, जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया था, और उस कम्युनिकेशन के अंदर इन्होंने ईमेल का इन्वेंशन किया था, मतलब चीजों को मैसेजेस भेजने के लिए। फिर इट वाज रे टॉमिल्सन हु इंट्रोड्यूस @ सिंबल टू डिटरमाइन वेयर द मैसेज वाज टू गो। इन्होंने ही @ सिंबल का उस टाइम पर ईमेल में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तब से वही हम लोग अभी भी यूज करते हुए आ रहे हैं। @gmail.com लिखते हैं ना हम लोग, वही। POP3 एंड IMAP जो है, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन बने थे, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्या है इनकी फुल फॉर्म, अच्छे से रट लो, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो गाइस ये प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल में यूज किए जाते हैं। सो IMAP क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एंड POP3 की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद करनी है, अच्छे से रट लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। आर बोथ ईमेल प्रोटोकॉल्स दैट रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम अ सर्वर टू अ लोकल डिवाइस। ठीक है, सो ये क्या है? हमारे ये तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ईमेल को रिट्रीव करते हैं, कहाँ से? इंटरनेट सर्वर से हमारे लोकल डिवाइस। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट IMAP स्टोर्स। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का काम सेम है। दोनों का काम सेम क्या है कि सर्वर से लोकल डिवाइस पर लेकर के आना है ईमेल को, है ना। दोनों का सेम काम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो IMAP होता है दैट स्टोर ईमेल्स ऑन द सर्वर एंड सिंक देम अक्रॉस डिवाइसेस। मतलब IMAP जो होता है उसमें क्या होता है कि सर्वर के ऊपर भी मेल रहेगा आपका, और वही सेम मेल आपके मोबाइल फोन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे, अगर आप साइबर कैफे जाओ तो लॉगिन करके देख सकते हो। तो इसका मतलब है IMAP वाला जो प्रोटोकॉल है वो यूज किया जा रहा है। जबकि POP3 में क्या होता है? डाउनलोड्स ईमेल्स टू अ सिंगल डिवाइस एंड डिलीट्स फ्रॉम द सर्वर। जैसे आपने एक सिंगल डिवाइस पे डाउनलोड कर लिया ईमेल को, तो वो सर्वर से डिलीट हो जाएगा। अब अगर चाहो कि आप अपने लैपटॉप पर उस मेल को खोल के देख लो तो नहीं देख सकते। तो ये बस डिफरेंस है, बाकी दोनों का सेम काम है। मैं आपको एक एक समझाऊंगा इसके थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे, अच्छा पहले हम SMTP समझ लेते हैं, फिर समझते हैं थोड़ा हम लोग डायग्राम के थ्रू। SMTP क्या है? ये भी एक प्रोटोकॉल है, स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ओवर द इंटरनेट। ये भी क्या है? कम्युनिकेशन करने में, यानी कि मेल भेजने में एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो कि मेल को भेजने में और रिसीव करने में हमारी हेल्प करता है। अब देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, हिंदी में पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। सेंड, वैसे मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में कर रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेंडर मैसेज जैसे ही भेजेगा तो SMTP जो मैंने बताया ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज करते हुए इंटरनेट पे जाएगा। मतलब हमने इंटरनेट के थ्रू मेल भेजने की कोशिश करी। अब ये SMTP के थ्रू मेल सर्वर पे जाएगा। जैसे अगर मैं Gmail का यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने मोबाइल फोन से मेल करता हूँ, ठीक है, मैंने अपने लैपटॉप से मेल किया, तो ये SMTP वाला प्रोटोकॉल यूज देते हुए, इंटरनेट का यूज करते हुए, जैसे जो मैंने लगवा रखा है एयरटेल का वाईफाई लगवा रखा है मैंने, तो इस इंटरनेट का यूज करते हुए ये गूगल पे जाएगा। दिस इज मेल सर्वर, ये गूगल पे जाएगा। अगर मैं Gmail यूज कर रहा हूँ तो गूगल के सर्वर पे जाएगा मेल। उसके बाद ये POP3 अगर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब POP3 अगर यूज किया हुआ है प्रोटोकॉल, तो इसका यूज करते हुए मेरे जो रिसीवर है, जो मेरा फ्रेंड है, उसके डिवाइस पे पहुंच जाएगा ये वाला मेल। अब जैसे उसने अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे डाउनलोड कर लिया, मतलब जैसे उसके पहुंचेगा ना ईमेल, वैसे ये सर्वर से डिलीट हो जाएगा। ये होता है POP3 के केस में, समझ रहे हो। POP3 के केस में क्या हुआ कि जैसे मेल पहुंचा डिवाइस पे, उसने पढ़ा, डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल फोन में, तो अब जो है ये सर्वर से डिलीट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि किसी दूसरे लैपटॉप में लॉगिन करके चेक करूँ तो मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो एक बार पहुंच गया एक डिवाइस पे तो दूसरे पे नहीं जाएगा। जबकि IMAP में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने ईमेल भेजा SMTP का यूज करते हुए। SMTP कॉमन है दोनों केस में, SMTP का तो यूज होगा ही, दिस इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो SMTP का यूज करते हुए जैसे मैंने भेजा, तो ये गूगल के सर्वर पे गया, Gmail पे सर्वर पे गया। अब आप देख सकते हो कि IMP के केस में मैं अपने लैपटॉप पर भी डाउनलोड कर सकता हूँ, और अगले दिन मैं अपने मोबाइल फोन पर भी चेक कर सकता हूँ लॉगिन करके, और अगले दिन मैं साइबर कैफे जा करके भी मैं चेक कर सकता हूँ। मतलब अलग अलग डिफरेंट डिवाइसेस में इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि जो मेल होते हैं आपके सर्वर से डिलीट नहीं होते हैं, ये सर्वर पे बने रहते हैं। जबकि POP3 के केस में सर्वर से डिलीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। गाइस कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके साइज से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये साइज जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद करने के लिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए।
सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसको हम एक बिट बोलते हैं। बिट कह सकते हो आप सिंपल भाषा में। फुल फॉर्म होती है इसकी बाइनरी डिजिट। बिट को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। और इसमें आपकी क्वांटिटी जो है यहाँ पर मेंशन है। अब गाइस देखो यहाँ पर जो सबसे छोटी यूनिट है वो बिट है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। 4 बिट में होता है एक निबल, ठीक है। 8 बिट में क्या होता है, एक बाइट होता है आपका। फुल फॉर्म आप कह सकते हो, बिट्स को हम बाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 8 बिट्स हैं तो उसको एक बाइट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। 1024 बाइट मिलकर के 1 KB बनाती है, किलो बाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 KB, किलो बाइट कहते हैं 1024 बाइट को। फिर 1024 किलो बाइट को हम क्या बोलते हैं, मेगा बाइट बोलते हैं, जिसको कहते हैं हम 1 MB, मेगा बाइट, MB बोलते हैं ना, 1 MB कितने में, 1024 KB में। फिर 1024 मेगाबाइट यानी 1024 MB का 1 गीगाबाइट। इसको कहा जाएगा 1024 मेगाबाइट को क्या बोला जाएगा, गीगाबाइट, जिसको हम लोग जीबी कहते हैं। फिर 1024 GB मिल जाएंगी तो टेराबाइट बन जाएगी, जिसको हम टीबी कहते हैं। फिर 1024 टेराबाइट मिलेंगी तो पेटाबाइट बनेगा। फिर 1024 पेटाबाइट मिलेगा तो हेक्साबाइट बनेगा। 1024 हेक्साबाइट बनेगा तो जेटाबाइट बनेगा। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में ही पूछा गया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि अभी आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, लास्ट सेशन में। तो गाइस देखो क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड द प्रोसेस इज नॉन एज। क्या बोला जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा, डिजिट, बाइट, निबल या बिट। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो बिट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, बिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बिट। समझ में आ गया ना, बिट, ये रहा बिट, सबसे छोटी यूनिट होती है। और इस तरीके से फिर आगे बढ़ते जाओगे, यूनिट का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मेमोरी साइज अच्छे से याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड इस तरह के जो क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। कई बार ये पूछा जाएगा कि 1 MB हो गया, 1 GB हो गया, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाओ, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ऐसे में आपको साइज पता होना चाहिए कि किससे कौन मिलके बनता है, और पता होगा तो फिर आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज डिजिटल इनिशिएटिव्स। डिजिटल इनिशिएटिव जो कि लिए गए हैं, डिजिटल इनिशिएटिव जो कि लिए गए हैं आईसीटी की फील्ड में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने एग्जाम में। तो हम डिजिटल इनिशिएटिव समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो लिया गया है दैट इज एनईमी आईसीटी। दिस इज प्रपोज्ड, अच्छा इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो नाम में आईसीटी है और ये जो टॉपिक है, आई मीन ये जो इनिशिएटिव है काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सो इट इज प्रपोज्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है टू support the development of ICT in the teaching and learning process for the benefit of all the learners in higher education institution in any time anywhere mode। तो ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो एनएमई आईसीटी एक स्कीम है जो कि हेल्प करती है हायर एजुकेशन की फील्ड में, लर्निंग में और टीचिंग में, दोनों ही केस में। और ये क्या है, मतलब ऑल ओवर इंडिया ही एनएमई आईसीटी का यूज किया जा रहा है। जो कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर आईसीटी की जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको यूज किया जाता है ना। प्रोजेक्टर लगे होते हैं, लैपटॉप अलग अलग सभी टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ मेजर इंटरवेंशन इन एनहांसिंग द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जीईआर इन हायर एजुकेशन बाय 5 percentage points during the 11th 5-year plan। एनएमई आईसीटी contains all the 3 elements that serve well the 3 cardinal principles of education। जैसे कि एक्सेस हो गया, इक्विटी हो गया एंड इक्वालिटी हो गया। इसको हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, याद होगा आप सभी को, कि जो एजुकेशन पॉलिसी के कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं वो तीनों प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बन चुका है। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, इसमें क्या है दैट दिस इज अ एकेडमिक डिपोजिटरी इज अ डिजिटल डेटाबेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी एकेडमिक अवार्ड्स प्रोवाइड किए वो इस वाली डिपोजिटरी के अंदर जो है उनका स्टोर किया जाता है। ई विद्वान क्या है, ये नाम से ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। इट इज अ डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। ये डेटाबेस है जिसपे आप कंप्लीट इंडिया के साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को देख सकते हो कि कौन यहाँ पर मतलब एड हो रखे हैं इंडिया में, कहाँ पर रिसर्चर कौन है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, क्या काम करते हैं। एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड अदर R&D organizations। It provides information like an expert background, contact address, experience, scholarly publication skills and, मतलब उनके बारे में सारी डिटेल्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। ई विद्वान एक वेबसाइट, आप जाके सर्च करिए गूगल पे, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। IIT IIM के जो प्रोफेसर हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, इंडिया में जो साइंटिस्ट हैं इसरो में जो काम करते हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इनके थ्रू आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो इनकी हेल्प ले सकते हो।
डेटाबेस इज डेवलप्ड बाय द इन्फ्लिपनेट। अब ये इन्फ्लिपनेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, दिस इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। विद फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल मिशन ऑन एनएमईआईसीटी इसकी फुल फॉर्म है। तो ई विद्वान जो डेटाबेस है वो एनएमईआईसीटी के हेल्प से ही स्टेब्लिश किया गया है। ई यंत्रा नेक्स्ट है, दिस इज रोबोटिक आउटरीच प्रोजेक्ट। द गोल ऑफ ई यंत्रा इज टू कंप्लीट एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड एंड सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ डोमेन। ई यंत्रा का मतलब ये सिंपल सा कि एग्रीकल्चर जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना यंत्र को यूज करते हुए, मतलब टेक्निकल चीजों को यूज करते हुए, रोबोटिक्स को यूज करते हुए, मशीनों को यूज करते हुए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डिजास्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, होम, स्मार्ट सिटीज, इन हर जगह ही हम लोग रोबोटिक्स का यूज कर सकते हैं। रोबोटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही इंसानों की फॉर्मेट में ही रोबोट दिखेंगे, नहीं, मशीनों की फॉर्मेट में भी होते हैं ना, जो चीजें ऑटोमेटिक करने में हमारी हेल्प करती है मशीनों, उनको भी रोबोट ही कहा जाता है। तो ई यंत्रा का पर्पज ये कि हम इस चीजों को, रियल लाइफ चीजों को ईजी बनाए। ग्रंथालय क्या है, ये अनदर इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है। इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट इज ए गवर्नमेंट इंडिया फॉर गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। ये नेटवर्क है, ऑनलाइन नेटवर्क आप कह सकते हो, जो कि गवर्नमेंट लाइब्रेरीज का एक नेटवर्क बनाया गया है ऑनलाइन। इट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट आईसीटी सॉल्यूशन विद इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मतलब ये सभी लाइब्रेरीज को आपस में कनेक्ट किया गया एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। इट ट्रांसफॉर्म्स ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज टू ई लाइब्रेरी with the digital library services like automation of in-house activities of libraries, digital library integration etc। तो आपस में लाइब्रेरीज को कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर सभी लाइब्रेरीज को आपस में कनेक्ट करके जो बुक्स है उनका एक ऑनलाइन उनका बनाया गया है, स्टोर किया गया है। ई कल्पा, ये अनदर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन, ऑल्सो कॉल्ड ई कल्प। याद रखिए डिजाइन के लिए बनाया गया है, एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन। इट इज इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल मिशन, वही एनएमईआईसीटी का ही एक पार्ट है ई कल्पा, जो कि डिजाइन के लिए इसको बनाया गया। डिजाइन मतलब अलग अलग तरह की डिजाइन देना, लोगो हो गए या किसी भी चीज को लेकर के डिजाइन करना, या फिर मशीनों की डिजाइन होगी, किस कुछ भी एनीथिंग। गाइस देखो, इस तरह का लेक्चर क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डवर्क लगता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर किया करो उन सभी फ्रेंड के साथ जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पे शेयर कर सकते हो आप इसे वीडियो लेक्चर को, है ना। आप चाहे तो अपने मोबाइल पे अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे। तो अगर आप इतना कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और आप अपना फीडबैक दिया करो कमेंट सेक्शन में। आपके वर्ड्स जो आप लिखते हो कमेंट सेक्शन में, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो आप अपना फीडबैक दिया करो, अपने कमेंट्स जो है लिख के जाया करो कमेंट सेक्शन में। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, फॉसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि एजुकेशन फील्ड में लिया गया है। It is a project promoting the use of open source software in educational institution. It is developed by IIT Bombay. It provides instructional material such as spoken tutorial हो गए, documentation such as textbook companions and awareness programs such as conference, training, workshop and internship। तो काम को स्मूथली करने के लिए, हर चीज को स्मूथ तरीके से करते हैं हम लोग, इसलिए इसको इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। वर्चुअल लैब, ये क्या है, ये एक ऑनलाइन लैब है जो कि सिमुलेटेड इन्वायरमेंट देती है। ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब डेटा कलेक्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना और रिजल्ट ड्रॉ करना। ये एक ऑनलाइन एक लैब बनाई गई है, एक नहीं 225 लैब ऐसे इंडिया में जहां पर आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो और ऑनलाइन रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हो डेटा कलेक्ट करने के बाद। शोध गंगा, शोध गंगोत्री एंड ई शोध सिंधु, तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से समझ लीजिए। शोध गंगा का मतलब क्या है, यहाँ पर थीसिस होती हैं और डिजर्टेशन होते हैं, याद रखिए। ये एक डिपॉजिटरी है, ओपन एक्सेस है, मतलब कोई भी यहाँ पे जाके एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पे आपको थीसिस मिल जाएंगी, पीएचडी में थीसिस की जाती है, उसको यहाँ पे अपलोड किया जाता है। डिजर्टेशंस होते हैं, उनको यहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो इसका काम ये है कि भाई डुप्लीकेशन ना हो रिसर्च के काम में। जैसे मैंने किसी टॉपिक पर रिसर्च किया तो मैं चेक कर लूंगा क्या ये अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पर, इसका मतलब है इस पर अभी रिसर्च नहीं हुई है, तो मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर सकता हूँ। तो डुप्लीकेशन से बचेंगे, प्लस ये हेल्प करती है फर्दर रिसर्च करने में, लिटरेचर रिव्यू करने में बहुत हेल्प होती है। यहाँ से आप थीसिस डाउनलोड कर सकते हो अपनी रिसर्च के लिए, यहाँ पर इजिली आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। शोध गंगोत्री में क्या होता है, शोध गंगोत्री जो है ये एक रिसर्च स्कॉलर एंड रिसर्च प्रोवाइडर्स के लिए है, where they can deposit an electronic version of approved synopsis। जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको सिनॉप्सिस की रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है। तो जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है, जो भी अप्रूव्ड प्रपोजल सिनॉप्सिस होते हैं, उसको आपको शोध गंगोत्री पे अपलोड करना होता है। तो ये भी हमारी हेल्प करता है और मतलब लिटरेचर रिव्यू में, और प्लस ये भी डुप्लीकेशन से बचाता है, ताकि सेम टॉपिक पे बार बार रिसर्च ना हो, और एक टॉपिक पे अगर ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है तो उस पर दोबारा रिसर्च ना हो। तो इसलिए
सिनॉप्सिस के को का भी एक ऑनलाइन एक डिपोजिटरी है जिसको हम शोध गंगोत्री कहते हैं। इसको भी आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप किसी टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हो तो शोध गंगोत्री पे जरूर विजिट करें, उस पर अपना सर्च करें टॉपिक, और वहां से आपको आपको आइडिया लगेगा। ई शोध सिंधु क्या है? ये है 15,000 से ज्यादा इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स का एंड ई बुक्स है। यहाँ पर आपको रिसर्च पेपर से रिलेटेड जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। सो यहाँ से आप लोग रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हो अलग अलग फील्ड के। और ये जो है इनफिनिट इसको मैनेज करता है, इसका जो कंप्लीट ऑनलाइन इसका जो डिपोजिटरी है। इसके अलावा guys देखो, मैं स्वयं पर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको क्लास 1 में, तो उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अभी तक आपने क्लास 1 ये देखी रिवीजन सीरीज को तो देख लो। क्लास 1 में जो है मैं स्वयं पर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। हिंदी में यहाँ पे कंटेंट गिवन है, आप चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो, जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको ऊपर। आप यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके जो भी टॉपिक पढ़ना है आप हिंदी में भी गो थ्रू कर सकते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आया है ना। टाइप्स ऑफ वायरस एंड मेलवेयर, ये टॉपिक थोड़ा बचा हुआ है तो आप इसको भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी क्लास ले रखी है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। यूट्यूब पे कैसे सर्च करना है आपको, मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ, आपको पहले हमारे चैनल का नेम लिखना है। चैनल का नेम क्या है? यूजीसी नेट मेंटोर, ये नाम है ना। ये लिखना है, आगे लिख देना वायरस। ये लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। सो आप इस वीडियो को जरूर देखिए एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि एग्जाम में वायरस आए ना आए लेकिन मेलवेयर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप मेलवेयर वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। जैसे ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बन जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। आई थिंक ये भी छोटी सी क्लास है, कुछ ऐसी 20-25 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। तो आप इस क्लास को देखेंगे तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें मैंने कंप्लीट लिस्ट बता रखी है, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, मेलवेयर कितने तरह के होते हैं, उनकी कंप्लीट डिफाइन कर रखा है, उनकी डेफिनेशन दे रखी है विद एग्जाम्पल। तो आप इस टॉपिक को जरूर देखिए एग्जाम में जाने से पहले। गाइस देखिए, ये क्वेश्चन आपकी अभी यूजीसी नेट एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया पिछले सेशन में। तो इसमें आपको मैचिंग करनी थी, फिशिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, स्पैम क्या होता है, कुकीज क्या होता है। तो ऐसे में गाइस मैं आपको अगर रिमाइंड करवा दूं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि जो वायरस एंड मेलवेयर वाली क्लास है आप उसको जरूर देखें, बिकॉज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। और इसी से रिलेटेड जो है ये आप ये सेशन में, इस लास्ट सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। दिस इज योर पीवाईक्यू क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, सिंपल क्वेश्चन था आपका, फिशिंग पूछा गया था, जिसमें आपको मेल भेज करके आपका जो कंटेंट है वो हैक किया जा सकता है। मतलब आपका जो सिस्टम है, जो आपकी डिटेल्स है उसको चोरी किया जा सकता है। तो जो फिशिंग होता है वो क्या होता है? द क्रिएटर सेंड आउट लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल टू टारगेट यूजर। जो सही दिख रहा होगा मेल, आपको लगेगा हाँ मेल बिल्कुल सही है, लेकिन वो मेल फेक होता है। उसके अंदर कोई एक लिंक होगा जिस पर आपको क्लिक करने को बोला जा सकता है। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो सिस्टम है वो हैक हो सकता है। तो यानी ए का जो है वो फोर्थ हो जाएगा। हैकिंग का मतलब क्या होता है कि आपका सिस्टम हैक हो गया, मतलब किसी और पर्सन ने आपके सिस्टम में घुस गया और अनऑथराइज एक्सेस ले लिया आपके सिस्टम का, है ना। अब आप उसको कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो हैकिंग क्या होती है? एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस, किसी और पर्सन ने जबरदस्ती अनऑथराइज तरीके से आपके सिस्टम को एक्सेस ले लिया, तो हैकिंग हो जाएगा। स्पैम क्या होता है? स्पैम स्पैम हम कहते हैं ना कि हमारे आप अपने मेल को चेक करिए स्पैम फोल्डर में। स्पैम का मतलब क्या होता है कि काफी ज्यादा बार कोई मैसेज आ जाए और मतलब गलत तरीके से आ जाए। सो अनसॉलिसिटेड ईमेल सेंड ओवर द इंटरनेट टू अ रेसिपिएंट ऑन अ मेलिंग लिस्ट, एक कंप्लीट मेलिंग लिस्ट होती है, एक ही बार में सभी को भेज दिया जाता है। कुकीज क्या होता है? स्मॉल फाइल और कोड स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो आपको एक्सेप्ट कुकी करके ऑप्शन आता है ना, तो ये वही होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा कोड होगा जो कि आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद इससे होता है क्या है कि आप जो भी आप वेबसाइट पे देख रहे हो या जहां भी विजिट कर रहे हो, यहाँ कहीं किसी मतलब वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट को आपने ओपन किया हुआ, किसी पे क्लिक किया, तो ये जो प्रेफरेंस है, ये जो आपने सर्च किया है वो सब स्टोर हो जाता है कुकीज में। देन जब आप नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड या तो ऐड दिख जाती है, या फिर आपको वही जो आपने सर्च किया था उसी से रिलेटेड आपकी जो प्रेफरेंस है उसी से रिलेटेड आपको चीजें जो है वो दिखाई जाती हैं। तो कुकीज जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ए का फोर्थ हो जाएगा, हैकिंग का हो जाएगा फर्स्ट, स्पैम का हो जाएगा सेकंड, और डी का हो जाएगा थर्ड। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। गाइस देखो, इस मिनिमम टाइम में तो ऐसे ही पढ़ाया जा सकता था, जस्ट मैंने रिवाइज करवाए हैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें। बट अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट कंटेंट चाहते हैं, क्रिस्प वे में मिनिमम टाइम में आपका कंप्लीट कंटेंट फिनिश हो जाए, तो आप इनरोल कर सकते हैं। एग्जाम टारगेट कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। मैं पेपर वन हम आपको पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट कॉल साइंस भी हम आपको पढ़ाते हैं, प्लस सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी जून 2026 एग्जाम के लिए सुपर फास्ट बैच भी हमने आपको अवेलेबल करवाए थे, तो आप इनमें भी इनरोल कर सकते हैं।
कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।